नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। 31 मई को चंपावत में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आज सीएम धामी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस दिन पहले यानी 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली थी, लेकिन सीएम धामी को एक अग्नि परीक्षा पास करना बाकी है। वो है चंपावत का उपचुनाव, जिसके लिए उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए कैलाश जी ने जो कामों को आगे बढ़ाया है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, उनको तेजी से और लाएंगे, कुछ नए कामों को लाएंगे। सब मिलकर ये चंपावत हमारा जो है एक आदर्श चंपावत बने, उसके लिए काम करेंगे। नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री धामी खटीमा से वाया सड़क चंपावत पहुंचे, जब बनवासा और टनकपुर में रैली को संबोधित किया। आज उधर सुबह ही खटीमा में नगरा तराई गांव में कुलदेवता का आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले धर्मपत्नी गीता धामी ने टीका किया और दही खिलाया। बहरहाल 31 मई को चंपावत में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन असली नतीजे के लिए 3 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून से खबर, जहां 11 मई को निर्मला गहतोड़ी नामांकन करेंगी। 11 मई को सुबह 11 बजे अपना पर्चा दाखिल करेंगी। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला पुष्कर सिंह धामी से होगा। 11 मई को निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन करेंगी। जहां एक तरफ पुष्कर सिंह धामी आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी 11 मई को अपना नामांकन सुबह 11 बजे दाखिल करेंगी। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, जो कि 11 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। लंबे सोच विचार के बाद कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। निर्मला गहतोड़ी 11 मई को अपना नामांकन चंपावत उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी। नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, जिसमें सीएलपी लीडर यशपाल आर्या जी, माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदीप टमटा जी, सभी वरिष्ठ विधायकगण और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में एंचोली से शहर तक सड़क को ठीक किया जाए। साथ ही पौड़ समेत उन गांव में जहां गुलदार का आतंक है, वहां हाई मास्क लगाया जाए। हालांकि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया और 15 मई के बाद काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। देखिए किस तरीके से जिलाधिकारी दफ्तर के बाद धरना दिया गया है, उसकी ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भ्रष्टाचार उजागर करो, आज करो। उत्तराखंड में एक और बिजली का संकट चल रहा है, तो वहीं बिजली विभाग पर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज कई स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन के बाहर बिजली विभाग में हो रहे घोटालों को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि 100 करोड़ से ज्यादा का विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर घोटाला किया है, जिसका कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लगभग 100 करोड़ रुपए का आपके विभाग के एमडी द्वारा लगभग 125 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ट्रांसफार्मर घोटाला। और कैग की ऑडिट रिपोर्ट में है, जो दस्तावेज मेरे पास हैं, 50 करोड़ लगभग 50 करोड़ का कैग की ऑडिट रिपोर्ट में यूपीसीएल का ट्रांसफार्मर घोटाला कैग की रिपोर्ट में आया है। और अभी तक उस अफसर को सस्पेंड करने की बजाय उसका प्रमोशन कर दिया गया। बागेश्वर में मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण का काम 4 साल से अधर में ही लटका हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत नगर में बन रहे 2 मंजिला पार्किंग के निर्माण में बजट की कमी आड़े आ गई है। 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत की पार्किंग के लिए सरकार से केवल 50 लाख रुपए मिले हैं। समय पर बजट नहीं मिला तो पार्किंग का काम अधर में लटक जाएगा। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने नगर में पार्किंग निर्माण कराने की घोषणा की थी।
जनपद बागेश्वर में हमारे नगर पालिका द्वारा 2 मंजिल पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें 50 लाख रुपए की धनराशि हमें प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग कर दिया गया है तथा शेष धनराशि पालिका मद से भी लगाई गई है। और शेष जो अवशेष धनराशि मिलनी थी वो 1 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होनी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा में हुई बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। कई घंटों तक हुई तेज बारिश के चलते कुछ जगह सड़क पर मलबा आ गया। नालियां बंद होने के चलते सड़कें पानी से लबालब हो गई। यही नहीं, धारा नौला क्षेत्र में दुकानों में मलबा और पानी घुस गया। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, कुछ देर की हुई बारिश के बाद ही नगर पालिका की पोल खुल गई। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर क्या स्थिति है, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वही चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर सवाल कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए हैं। सरकार व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे कर रही है वो धरातल पर कहीं पर भी नहीं है, करण महारा का ये कहना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ये कांग्रेस की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस वक्त तैयारियां चल रही थी उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से कई तरीके के आरोप लगाए गए थे, सवाल खड़े किए गए थे। अब करण महारा का कहना है सरकार की ओर से कई व्यवस्थाओं पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है सरकार जो व्यवस्थाओं को लेकर दावे कर रही है वो धरातल पर कहीं पर भी नहीं है। मास्टर प्लान पे वहाँ काम हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर प्लान होना चाहिए। किसी भी जगह को अच्छा बनाया जाना जरूरी है, सुविधाजनक बनाया जाना जरूरी है। लेकिन जो वहाँ स्थापित लोग थे, जिनकी दुकानें थी, मकान थे, उनको बिना सूचना दिए हुए जब वो माइग्रेट करके नीचे आते ठंड के दिन में, उनकी दुकानें और मकान तोड़ दिए। जब वो सामग्री लेके इस बार के सीजन में लाभ उठाने की नीयत से वापस गए तो अपनी दुकानें ना पाके वो हतप्रद हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि उसने मास्टर प्लान लागू तो किया, लेकिन जो वहाँ स्थापित थे, जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए, ना तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। महज 4 दिनों में 75,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2019 की यात्रा का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। इस बार हर दिन भोले के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा पड़ावों में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बता दें कि 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में इस बार की यात्रा से लोगों को काफी उम्मीद है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन खराब सड़कों से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। जगह जगह सड़क के हालात बहुत खराब है। नृसिंह मंदिर के पास 20 सड़क पर बड़ा गड्ढा बनने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा आधे घंटे इस मार्ग से रोकनी पड़ी और आधे घंटे जोशीमठ मुख्य बाजार से छोड़ा गया। बाद में गड्ढे भरने के बाद यात्रा को सुचारू किया गया। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक 41,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगोत्री के दर्शन किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 70% यात्री मेडिकली अनफिट हैं, जिसमें अधिकतर दमा, हाइपरटेंशन, शुगर के मरीज हैं, जिससे कि यात्रियों की मौत भी हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री आने वाले अब तक 13 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जिसमें यमुनोत्री धाम में 10 और गंगोत्री धाम में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जान की चट्टी में एक फिजिशियन और MBBS डॉक्टर्स की टीम को नियुक्त कर दिया गया है, जो लगातार स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में चारधाम शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मुख्य द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नवनियुक्त SP ट्रैफिक ने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। SP ट्रैफिक हिमांशु वर्मा ने ABP गंगा से बातचीत में बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर नारसन बॉर्डर से मंगलौर तक जाम लगने वाले मुख्य पॉइंट को चिन्हित कर दिया जाए, ताकि ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर जाम की स्थिति न बने। सर,
चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी समस्या जो नारसन बॉर्डर से शुरू हो जाती है, मंगलौर में बड़ा वीकेंड पे जाम रहता है सर, उससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ताकि जाम ना लगे, चारधाम यात्रा भी चल रही है। हमने जो मैन पावर है हमारी, उसको हमने जो है मतलब प्रपोजल भेजा बढ़ाने के लिए। तो जैसे जहाँ पे हमारे चौक पॉइंट्स होते हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन चौक पॉइंट्स पे जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लोग अपनी मैन पावर बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लग जाए या फिर साइनेजेस मेनली। तो जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग जो बाहर से आते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे इधर से जाना है या उधर से जाना है, या उनको रास्ता नहीं पता होता, या गूगल मैप ने उल्टा कुछ दिखा दिया। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि साइनेजेस जो है वो प्रॉपर और बड़े लगें, ताकि जो कोई आ रहा है तो उसको कहीं बीच में रुकने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो रास्ता के लिए हो चाहे किसी और रीज़न से हो, तो वो सीधा अपने रास्ते को जो है चले जाए। तो वहीं हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अतिक्रमण कर बनाए गए 4600 मकानों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 25 पोकलैंड जेसीबी मशीन के साथ ही मलबा हटाने के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें, बुलडोजर का एक्शन अब शुरू होगा। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का मन बना लिया है। 4600 मकानों पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 25 पोकलैंड जेसीबी मशीन के साथ ही मलबा हटाने के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की भी जरूरत पड़ने वाली है। रेलवे हमें दे समय कि आप कितने तारीख को उनको इंक्रोचमेंट हटाना है। हम अपनी ओर से तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। एसएसपी साहब ने पूरी फोर्स का असेसमेंट उन्होंने कर लिया है और हमारी ओर से इसमें कोई दिक्कत नहीं। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा खत मिलने के बाद पुलिस और रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि 21 मई को हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली और देहरादून समेत कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने के खत के जरिए धमकी दी गई थी। तो वहीं 23 मई को हर की पैड़ी समेत कुछ धार्मिक स्थलों को भी उड़ाने की धमकी खत के जरिए दी गई है, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। रुड़की रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जो है अलर्ट जारी हो गया है। अभी हम रुड़की रेलवे स्टेशन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है और पूरी तरह से यहाँ पे जो है जीआरपी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। हर यात्री की आने जाने वाले की जो है चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे जो जीआरपी चौकी इंचार्ज है ममता जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, मैडम ये किस तरह से यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? ये नॉर्मल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जैसे चेकिंग हम लोग करते हैं, अमूमन इससे पहले भी चेक करते हैं, वही हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। मैडम, ये धमकी भरा पत्र का मामला भी सामने आया, इसमें क्या है? उसके बारे में जांच चल रही है। सीनियर अधिकारी को हमने भेज दिया है। इन लोगों के साथ चेकिंग चल रही है। मैम, किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई है, किस तरह से यात्रियों की पहले से चेकिंग तो चलती है। 2 DFMD लगे हुए हैं। HHMD से हम लोग अमूमन आए दिन करते ही रहते हैं चेकिंग। आज फिर उसी हिसाब से चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से रुड़की रेलवे स्टेशन पर जो है अलर्ट जारी कर दिया जाए। फिलहाल अभी भी जो है लगातार चेकिंग अभियान जारी है। ट्रेन से उतरने वाले यात्री जो है उनका बैग की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो पूरी तरह से सुरक्षा रुड़की रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि धमकी भरे पत्र में जो है 21 मई को जो है रुड़की, हरिद्वार, नजीबाबाद, दून सहित कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद से जो है आज रुड़की रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर जो चेकिंग पॉइंट पर जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह से धमकी भरे पत्र रुड़की रेलवे स्टेशनों में मिले। उससे पहले भी कई पत्र मिल चुके हैं, लेकिन इस पत्र के मिलने से जरूर रुड़की जीआरपी जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। वहीं रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिले धमकी भरे पत्र पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पिछले 20 साल से इस तरह के धमकी भरे पत्र भेज रहा है, फिर भी एहतियात बरती जा रही है। डीजीपी ने कहा कि आज तक मिले धमकी भरे पत्रों की राइटिंग एक जैसी ही रही है। हालांकि ये व्यक्ति अभी ट्रैक नहीं हो पाया है। डीजीपी ने कहा कि ये व्यक्ति अस्वस्थ माइंड का है जो इस तरह के पत्र भेजता है। देखिए, रेलवे के स्टेशन मास्टर को लेटर आया है। ऐसे लेटर पूर्व में भी आते रहे हैं, मेरे को याद है 20 साल से कम पहले तक। और कोई ऐसा लगता है कि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है जो आदमी इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रहा है। कभी जो राइटिंग सिमिलर होती है जो पहले वाली,
तो किंतु ट्रैक नहीं हो पाया। हमने एसपी को बोला भी है कि प्रयास करें कौन ऐसा लिख रहा है, पर है ये श्योर है कि वो कोई स्वस्थ माइंड का आदमी नहीं है जो ये सब लिख रहा है। सिर दर्द होता है, किंतु पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इतना तो हमें करना पड़ेगा कि उसको मान के चलना पड़ेगा कि कोई सीरियस वो नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी अस्वस्थ माइंड का देन है। आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से खबर, जहां धमकी भरा खत मिलने के बाद अलर्ट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन पर पहुंचे लोगों की चेकिंग भी की गई है। रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। धमकी भरा खत मिलने के बाद अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां धमकी भरा खत मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने भी चेकिंग अभियान चला दिया है। ये लेटर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और जानकारी जब की गई तो पूर्व में भी ऐसे लेटर आए हुए हैं। इसमें कुछ संगठनों द्वारा धमकी दी गई है हमारे रेलवे स्टेशन और कुछ अन्य संस्थान को लेकर के, तो इसमें जो है जांच कराई जा रही है और इसको हल्के में ना लेकर के हम लोग जो है लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग करा रहे हैं। बीडी टीम के द्वारा भी चेकिंग कराई जा रही है। अल्मोड़ा साइबर से जुड़े मामलों को निपटाने को लेकर पुलिस ने अपनी कवायद तेज कर दी है। इस मामले के निस्तारण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीमों को बनाकर साइबर क्राइम और अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया है, ताकि इन मामलों का पर्दाफाश किया जा सके। साइबर से जुड़े मामलों का जल्द ही निस्तारण होगा, इसके लिए एक टीम भी बना दी गई है। निस्तारण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीमों को बनाकर साइबर क्राइम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चलाया है। कुछ हमारे मामले लंबित हैं और जैसे कि हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का भी ये कहना उनका अभियान है कि जो भी मामले जो गत वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, विशेषकर साइबर फ्रॉड के मामले, साइबर क्राइम के मामले और अन्य फ्रॉड के या फिर जो अन्य पुराने जो मामले हैं, लंबित मामले हैं, उनको एक अभियान चला कर निस्तारित किया जाए। उसमें हमारी टीम जो है बिल्कुल तैयार है और हमने कुछ जगहों पर टीम को भेज भी रखा है और टीम भेजी जानी भी है। तो उसमें जल्दी हमें कुछ सफलताएं मिलने वाली हैं और सफलताएं मिलेंगी। अब खबर श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आईटीबीपी के जवान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोनों चमोली जिले के जोशीमठ से एक प्राइवेट वाहन में बैठे हुए थे, जहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। प्राइवेट टैक्सी आ रही थी जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे और एक बंदा और भी बैठा था प्राइवेट गाड़ी में, जिसके द्वारा रास्ते में एक लड़की से छेड़खानी की गई जो नाबालिग है और उसके तहरीर के आधार पर यहाँ पर जो है 354 और एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है और जो मुलजिम है उसको भी अरेस्ट कर दिया गया है। वहीं अब उत्तरकाशी से अच्छी खबर, उत्तरकाशी में पुलिस वालों ने उस ड्राइवर की मदद की जो अपनी चलती गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो गया था। ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा और वो अचानक से गिर पड़ा। जैसे ही इसकी खबर पुलिस को लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी के शीशे तोड़े और युवक को बाहर निकाला। उत्तरकाशी में पुलिस वालों की मदद की वजह से एक ड्राइवर की जान बच गई। अपनी गाड़ी में अचानक से ड्राइवर बेहोश हो गया था। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से अचानक से ड्राइवर गिर गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शीशा तोड़कर ड्राइवर की जान बचाई गई। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती है, मगर हर्षिल घाटी की एक और खासियत है। दरअसल हर्षिल घाटी में एक ऐसा मंदिर है जिसकी खास मान्यता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का हर्षिल आपने जरूर सुना है और विश्व विख्यात भी है। यहाँ से दूर दराज कई देश और कई प्रदेशों से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हर्षिल का नाम हर्षिल क्यों पड़ा, एक छोटी सी रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षिल यानी कि हर्षिला, ये जो मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं, ये मंदिर है हर्षिला, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की
पूजा आराधना होती है और कई 100 साल पहले से इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी उसके बाद यहाँ पर से लगातार जो भी यहाँ पर जो हर्षिल में पहुँचते हैं लोग वो यहाँ से भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। और हर्षिला के इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं, देवदार के वृक्ष हैं और यहाँ की जो रमणीक जो सुंदरता है वो सबका मन मोह लेती है। गुरुदेव राहुल सांकृत्यान अपने हिमालय भ्रमण में आए थे और उत्तरकाशी होते हुए, भटवाड़ी होते हुए, हर्षिल होते हुए, ऐसे तब उस समय सड़क के संसाधन नहीं थे तो पैदल आवाजाही होती थी। तो हर्षिल यहाँ भटवाड़ी हर्षिल होते तो यहाँ इस कुटिया में, इस मंदिर की कुटिया में रुके थे और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब जो हिमालय दर्शन है उसमें किया है कि यहाँ पे रहे। उन्होंने इस मंदिर का उल्लेख किया है, इस मंदिर में जो पुजारी हैं उनका उल्लेख किया है, इस मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है उसका उल्लेख किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें और यहीं से होके वो यहीं से, क्योंकि कुछ किलोमीटर की दूरी पे नेलोंग जादुंग है जो भारत चीन सीमा पे है, उस समय ये इलाका तिब्बत का था। तो यहाँ से होते हुए वो तिब्बत गए हैं। तो तिब्बत के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी तमाम सारी जानकारियाँ अपनी किताब में दी है जो बिल्कुल इतिहास और संजोई जाने वाली चीज़ है और वो यथार्थ है, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, उन्होंने यथार्थ चीज़ें अपनी किताब में बताई है। क्योंकि जहाँ गए वहाँ देखा, वहाँ के लोगों से बातचीत की, उन्होंने मनगढ़ंत कोई बातें नहीं लिखी अपनी किताब में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनको लिखने में रुचि है और लिखने के साथ साथ तमाम जो भ्रमण भी होता है, क्योंकि हर्षिल का नाम हमने सुना लेकिन हर्षिल से जुड़ा हुआ हरिशिला मंदिर अपने आप में बेहद ख़ास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आ चुके हैं, दीपावली का मौका था, उन्होंने यहाँ पर जो आर्मी है उनके साथ दीपावली सेलिब्रेट की थी और जो इतिहास है इसका अपने आप में बेहद ख़ास है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, हर्षिल, उत्तरकाशी। रुड़की से खबर, जहां बाजार से लौट रही महिला से ठगी हुई। ई रिक्शे पर सवार महिलाओं ने महिला से ठगी की। महिला की सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बाजार से लौट रही एक महिला के साथ ठगी हुई है। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल की पहाड़ियां चढ़ते चढ़ते एक छात्र नेपाल की 6189 मीटर ऊंची आइलैंड पीक यानी कि इमजात TSE पीक को फतेह करके लौट आया है। अब अमन सावरी नाम के इस 22 साल के युवक ने विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट समेत हिमालय की अन्य चोटियों को फतेह करने की ठानी है। अमन के सफल होकर लौटने पर उसकी मां ने उसका स्वागत केक काटकर किया। अमन सावरी देहरादून के UPS कॉलेज से लॉ कर रहा है। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ा अमन अयारपाटा स्थित अपने घर में मां के साथ रहता है। अमन ने बताया कि उन्होंने नैनीताल के टिफिन टॉप के पहाड़ों में घूमना शुरू किया, जिसके बाद वो अलग अलग पहाड़ियों पर अपने दोस्तों के साथ चढ़ गए। एडवेंचर का काफ़ी शौक है, तो वही यहाँ पे जितने भी माउंटेन है सब एक्सप्लोर करके नए नए रूट ढूंढ के, ताकि कुछ बड़ा सबमिट करना है। तो वही मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, उसके साथ प्लान बना आइलैंड वीक का। और खुम्बू वैली में है नेपाल में, इसकी हाइट है 6189 मीटर्स और 19 दिन का पूरा हमारा एक्सपीडिशन था, जिसमें एवरेस्ट बेस कैंप, नागार्जुन और काला पत्थर भी इंक्लूडेड है। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल के स्पेस साइंस सेंटर एरीज में अनियमितताओं को लेकर एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ रात भर धरने पर बैठा रहा। सवेरा होते होते समस्याओं के समाधान के लिए एरीज के अन्य कर्मचारी भी उसके साथ हड़ताल पर बैठ गए। पूरा मामला नैनीताल में हनुमानगढ़ के मनोरा पीक में बने केंद्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के स्पेस साइंस सेंटर एरीज का है, जहां एक कर्मचारी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रात से ही धरने पर बैठा है। पीड़ित ने निदेशक समेत एरीज के सिस्टम पर नियम विरुद्ध ठेकेदार के आदमियों को किराए पर स्टाफ क्वार्टर देने से उठी निजता और सुरक्षा पर सवाल उठाए।